नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। महागठबंधन इंडिया की एक और बैठक कल देखी गई है और ये एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दिल्ली निवास में हुई है। इस बैठक में कुछ बाकी दिनों के मुकाबले एक रणनीति बनती हुई नजर आई है और ये रणनीति क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया गीता। जी सर, एक रणनीति बनती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से अब संयुक्त रैली की जाएगी और शायद सबसे पहली रैली के लिए स्थान भी निश्चित हो गया है भोपाल। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले महागठबंधन की जो रैली है वो होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें यही चीज़ तय हुई है कि और कुछ हुआ ना हो, पर अगर आप उनका ट्वीट देखें कांग्रेस का, तो इसमें ये उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद कि ये तय हो गया कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर वो भोपाल से जो है वो रैली करेंगे। उसमें राइजिंग प्राइजेज, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और इन सभी चीज़ों को लेके वो हमला बोलने वाले। पर गीता, कहानी ये है यहाँ पर, कल आप देख लीजिए वहाँ पर कौन-कौन थे। संजय राउत थे, वहाँ पर शरद पवार थे, वहाँ पर आप तमाम बड़े नेता जो राघव चड्ढा हैं वो आपको दिख जाएँगे वहाँ पर। तो महबूबा मुफ्ती दिख जाएँगी आपको, उमर अब्दुल्ला वहाँ पर आपको दिख जाएँगे। सभी नेता वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन कहानी ये है कि इस मीटिंग में भी जो एक उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बहुत बढ़-चढ़ के सामने आएगा, कि सीट शेयरिंग पर कोई फ़ॉर्मूला आ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे अभी तक यही बात नहीं, इतने बड़े-बड़े, लेकिन अभी भी क्या तय किया है, हम भोपाल में रैली करेंगे, हम भोपाल से शुरुआत करेंगे। आप ये बताइए कि जब तक आप कन्वीन शेयरिंग का फ़ॉर्मूला तय नहीं करते, इन रैलियों का क्या मतलब रहेगा? मान लीजिए कल को आप जॉइंटली पंजाब में रैली करते हैं, लेकिन पंजाब में तो आपका मन मिल ही नहीं रहा है। मान लीजिए आप बिहार में कर लेते हैं और वहां पर गठबंधन ना हो पाए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ना मंजूर हो पाए, महाराष्ट्र में ऐसा हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो इंतजार था, जो सीट शेयरिंग पर सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, जो जोर डालकर यह कह चुके हैं कि कृपया पहले सीट शेयरिंग पर बात करें। लेकिन कल की मीटिंग में भी सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई। और आपने देखा होगा कि बीजेपी कि भाई सीट शेयरिंग पर बात होगी कैसे। पहली बात तो कल अभिषेक बनर्जी नहीं थे क्योंकि कल उनको ईडी का समन था, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। लल्लन सिंह की तबीयत खराब हो गई, वो वहां पर नहीं आए। सीपीआईएम ने अपना कौन सा वहां पर अभी डिप्यूट नहीं किया है, 14वां मेंबर जब पिछली बार लास्ट टाइम में इंक्लूड किया था। अब मुद्दा यह है कि सीट शेयरिंग पर फैसला किसने लेना है। वो लेना है या तो खड़गे साहब लेंगे या राहुल गांधी लेंगे कांग्रेस की तरफ से, उद्धव ठाकरे लेंगे अपनी पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार लेंगे अपनी पार्टी की तरफ से। इसी तरीके से तमाम बड़े नेता जो अध्यक्ष है पार्टी के, मुझे लगता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमेटी होनी चाहिए थी, जो सबसे जिसने ये तय करना है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, इसमें ये तमाम बड़े चेहरे होने चाहिए थे, ताकि ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकते कि भाई आपको ये छोड़नी है, आपको ये लेना है, ये देना है। तो वो नहीं है। तो सबसे पहले तो अभी विपक्षी पार्टियों पे ये तंज कसना शुरू कर दिया है बीजेपी ने कि डिसीजन लेगा कौन। ये तो आपने सभी सेकंड लाइनअप वाले नेता यहाँ पर बिठाए हैं, अध्यक्ष या जो मेन डिसीजन मेकर है वो तो यहाँ पर नहीं है। तो कम से कम ये जो है, कल की मीटिंग से लग रहा था कि चलिए इतनी स्टेट्स हैं, एक स्टेट का तो सामने आ ही जाएगा स्ट्रीट शेयरिंग फॉर्मूला और सबको लगेगा बात आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ नहीं। जी सर, इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला तो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि जो गठबंधन की पार्टियों के पास पहले से लोकसभा की सीटें हैं उन पर तो हम किसी तरीके की कोई चर्चा ही नहीं चाहते। हाँ, जो सीटें किसी और गठबंधन या पार्टी के पास लोकसभा की मौजूद है हम चर्चा उस पर चाहते हैं, लेकिन ये तो और ज्यादा मुश्किल सीट शेयरिंग को बना देता है। बहुत ज्यादा मुश्किल। आप देख लीजिए, शुरू पंजाब से ही हो जाइए। यहाँ तो ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास है, तो आम आदमी पार्टी के पास तो वहां पर सिर्फ एक ही सीट है, तो वहां पर बातचीत नहीं होगी क्या। आप इसी तरीके से बिहार में आ जाइए, बिहार में 16 सीटें जेडीयू के पास है और कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है, तो वहां पर बातचीत नहीं होगी क्या। मतलब ये एक ऐसी बात बोल दी उन्होंने कि जो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, हम जो हमारे पास सीट है वो तो हम, फिर त्याग वाली बात कहाँ चली गई। अब जो सीट जिसके पास है अगर उसी के पास रहेगी
तो वो त्याग वाली बात कहाँ गई, जिसका सभी पहले दिन से बातचीत कर रहे थे। और सीट शेयरिंग ही वो सबसे मुश्किल टेढ़ी खीर है, जिसको अभी कोई टच करने को तैयार नहीं, जो क्योंकि उनको पता है कि जब यहाँ बात शुरू होगी तब असली मनमुटाव सामने आएगा, तब कहानी होगी। अब उसकी एब्सेंस में आप रैलियां कर लें, आप मीटिंग कर लें, उसका कोई बेनिफिट सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन को मिलता नहीं नजर आएगा, जब तक आपका उम्मीदवार तय नहीं है, जब तक ये नहीं पता है कि किस सीट पे किसका जोर लगना है, कौन चेहरा होगा, तब तक आप क्या एनडीए के खिलाफ अपनी रणनीति बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि 3 बैठक वो और 1 बैठक ये, इसको हम चौथी बैठक कह सकते हैं, क्योंकि सभी यहाँ पर थे नेता। तो अभी तक का रिजल्ट जो है वो कुछ खास निकलता नहीं आ रहा है। एक बैठक, हर बैठक के बाद एक ट्वीट जरूर किया जाता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम उतरेंगे, महंगाई के खिलाफ हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे कैसे? वो जो आपका सबसे बड़ा पेचीदा मसला है वो सीट शेयरिंग है। अगर उस पे आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो फिर हर बार मीटिंग कीजिएगा और हर बार कहिएगा लोकतंत्र को बचाना है, तो मुझे लगता है कि वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। चुनाव बहुत दूर नहीं है, मार्च अप्रैल, आपको पता भी नहीं लगेगा कब साल शुरू हो गया, कब नोटिफिकेशन आ गई, कब चीजें शुरू हो गई, अगर सीट शेयरिंग नहीं हो पाया। अच्छा, इसमें एक और भी नुकसान है। अब मान लीजिए इसमें 28 पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी को हो सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ना पसंद आए, कि भैया मुझे नहीं पसंद आया, मैं आपके साथ नहीं लड़ सकता। हो सकता है, ये स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि सबको पसंद आ ही जाएगा। अब उस स्थिति में आपने सारा एफर्ट लगवा लिया उससे, भोपाल में संयुक्त रैली करो, यहाँ करो, वहां करो, वो तो आपके साथ हर स्टेज पे है, एंड ऑफ द डे उसको अकेला लड़ना पड़ गया, फिर वो क्या करेगा? उसका रिसोर्स वेस्ट, उसका टाइम वेस्ट, उसका एफर्ट वेस्ट। इसीलिए मुझे लगता है ये बहुत मेच्योर नेता है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये बहुत मेच्योर हैं, तीनों मुख्यमंत्री हैं, और उनका ये कहना है कि आप पहले सीट शेयरिंग पे बात कीजिए। मुंबई में जब बैठक हुई तो उसमें ये बात को उठाया गया कि सीट शेयरिंग को पहले तय कर लिया जाए, फिर उसके बाद बाकी चीजें होती रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि वही एक नहीं हो पा रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है। जी, यानी कुल मिलाकर जो सबसे पहला कदम है वही लेने में सबसे पीछे इस वक्त महागठबंधन नजर आ रहा है। मान लीजिए कि तमाम रैली हो जाती है, तमाम तरह के जो फैसले आसपास लिए जाने हैं वो ले लिए जाते हैं, लेकिन अंत में अगर सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाती है तो पूरी मेहनत पर एक तरीके से पानी फिर जाएगा। अब बिल्कुल सही कहा आपने, वही हम कह रहे हैं कि वही शायद बाकी पार्टियों का डर भी है कि हमें रणनीति भी बनानी है, हमें तैयारी भी करना है, कैंडिडेट भी तैयार करना है, वहां से लड़ने की योजना भी बनानी है, सामने विरोधी भी एनडीए जैसे जिनके पास चमत्कारिक चेहरा है नरेंद्र मोदी का, जो कि अब इंडिया के नहीं ग्लोबल लीडर के रूप पर उभर के सामने आए हैं, उनसे लड़ना, उनसे पार पाना कोई आसान बात नहीं है। वो भी ऐसे समय में जब उनकी लोकप्रियता चरम पे है, वो भी ऐसे समय पे जब इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में वो सबसे लोकप्रिय लीडर हैं। ऐसे में उनके खिलाफ अगर आपकी ऐसी रणनीति है, अगर आपका ऐसा धुलमुल रवैया है, बेशक इसे इंडिया गठबंधन कह सकती है कि हम तो अपने तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखिए रैलियां तय कर ली, कोऑर्डिनेशन कमेटियां बन गई। अच्छा, एक और बड़ी बात हुई इसमें, इस मीटिंग में और एक बड़ी हैरानी की बात हुई कि ये तय किया गया कि ये एक लिस्ट तैयार की जाएगी उन टीवी एंकर्स की जिसके साथ वो डिबेट नहीं करना चाहते। वो टीवी एंकर उस दिन बुलेटिन करेगा तो ये लोग अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया गठबंधन का वहां पे भेजेंगे नहीं। तो मुझे लगता है ये मीडिया के ऊपर सवाल उठाना, आपको कोई एंकर पर्टिकुलरली पसंद नहीं, देखिए एंकर का तो कोई चैनल नहीं होता है, वो तो वहां पे नौकरी करने ही आता है ना, हमने सारी उम्र नौकरी की है, तो उसको आप टारगेट करके कहेंगे कि ये अगर बैठा हुआ है तो हम आपके पास अपना गेस्ट नहीं भेजेंगे, ऐसी लिस्ट तैयार करने वाले हैं वो। तो मुझे लगता है ये ऐसी चीजें अगर आप करेंगे तो वो आपका नेगेटिव गिना जाएगा। आप लोग कहेंगे कि आपको क्या एतराज है, एंकर कौन हो, आप अपनी बात रखिए, आप जमकर अपना बहस कीजिए, डिबेट होती इसीलिए, लेकिन आप एक लिस्ट ही तैयार कर दो टीवी एंकर्स की कि अगर ये होंगे तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा। मुझे लगता है ये तो कोई बहुत हेल्दी फैसला नहीं है। यानी कुल मिलाकर जब खुद को सही साबित किया जा सकता है, तमाम सवालों को फेस किया जा सकता है, तब विपक्षी गठबंधन का ये कहना कि अगर ये टीवी एंकर या ये एंकर मौजूद है तो हम सामने अपने कैंडिडेट को, अपने प्रेजेंटर को रखेंगे ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि एक नेगेटिव पॉइंट डेफिनेटली काउंट किया जाएगा कि अगर आप सवालों को फेस ही नहीं करना चाहते, आप सामने आना ही नहीं चाहते, तो आप पर वैसे ही बहुत सारे सवाल उठने लगेंगे। सर, पूरे मुद्दे को यदि आप कंक्लूड करना चाहेंगे, पूरी बैठक को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे
तो कहा जाता था कि सारे सब्जेक्ट्स में जितने मर्जी अच्छे नंबर ले लो, लेकिन अगर आप मैथ में फेल तो सब में फेल, मतलब आपको फेल माना जाएगा। आपने भले ही 100 ले लिए हो सब में, लेकिन अगर आपके मैथ में 33 नंबर नहीं आए 100 में से, तो आप फेल हो। और उसी डर से हम कहते थे कि यार मैथ की तैयारी करो, बाकी सब छोड़ दो, हो जाएगा, बाकियों में तो कुछ भी। लेकिन यही सवाल इनके लिए भी है। आप सब कुछ कर लीजिए, रैली तय कर लीजिए, एंकर तय कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई तो सब फेल है, सब जीरो हो जाएगा। तो इनको सबसे पहले वो मैथ वाला पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। और वो मुझे सनी देओल का डायलॉग याद आ रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वो तारीख पे तारीख ही मिल रही है यहाँ पर भी। और एक और अगली तारीख मिल गई है कि अब अक्टूबर में रैली होगी संयुक्त तौर पर, और बहुत जल्द सीट शेयरिंग भी होगी। पर कैसे होगी, जब पंजाब में मसला फंसा हुआ है, वहां पर आमने सामने से कह दिया इकट्ठे नहीं लड़ेंगे। अभी भूपिंदर सिंह हुड्डा जो है वो कह रहे थे हम यहाँ पर लड़ेंगे, और गुजरात में तो बकायदा आम आदमी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। अब देखिए कैसा गठबंधन है, एक दूसरे के नेता तोड़ के ज्वाइन करवा रहे हैं। और बंगाल में तो ममता बनर्जी को कैसे मनाएंगे ये, केरला में कैसे वामपंथियों को साधेंगे कि आपको कम सीट देनी है या ज्यादा देनी है, बिहार में आप नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का कैसे समन्वय बिठाएंगे, महाराष्ट्र में आप कैसे गेम खेल। तो बहुत चुनौतियां हैं सामने। मेरे को लगता है कि इतनी चुनौतियां हैं सीट शेयरिंग में, इसीलिए शायद उससे कोई अभी टच नहीं करना चाहता। और ऊपर से उमर अब्दुल्ला ने बोल दिया कि जिसके पास जो सीट है अगर इसको उसके बारे में चर्चा ना की जाए तो ये और कम्प्लेक्स हो जाएगा। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन हाँ, वो इस डिस्कशन का अंत तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख के साथ ही होता है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि आने वाला समय क्या लेकर आएगा ये देखने लायक होगा, वरना अभी तक तो तारीख पे तारीख ही मिलती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब इंतजार है कि आने वाली बैठकें क्या लेकर आएंगी, क्योंकि अभी तक की रणनीति, अभी तक की बैठकें तो कुछ बहुत बड़ा लेकर नहीं आ सकी हैं। नेशन स्पीक्स तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपकी इस बारे में क्या राय है ये भी बताना बिल्कुल ना भूलें।